ओके बच्चों, सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं डायनेमिक्स एसएचएम। सबसे पहले हम कुछ स्टैंडर्ड जो एसएचएम की सिचुएशंस होती है, जहां एसएचएम होता है, उन सारी सिचुएशंस को एनालाइज करेंगे। उनमें क्या कंडीशंस फॉलो होती है, उन सिचुएशंस की क्या खास प्रॉपर्टीज आ जाती है, वो सब चीजें एनालाइज करते हैं। और उसमें सबसे अच्छा, सबसे बेस्ट एग्जांपल जो होता है हमारा, वो है सिंपल पेंडुलम। सबसे फर्स्ट एग्जांपल सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम क्या होता है? सिंपल पेंडुलम आप सबने देखा ही होगा। सिंपल पेंडुलम, एक स्ट्रिंग को हमने सीलिंग से लटका दिया, एक हैवी मास को हमने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। एक हैवी मास को एक पतली सी रोप के थ्रू हैवी मास को कनेक्ट कर दिया। आप सब भी कर सकते हो, ऐसा घर पे कोई भी पतला सा थ्रेड ले लो, उसमें नीचे कुछ हैवी मास लटका दो। अब उस हैवी मास को हल्का सा टिल्ट करो, बहुत स्मॉल अमाउंट से टिल्ट करो, छोड़ दो, तो ऐसे से मोशन करते रहता है। करते 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 प्रैक्टिकली सोचो, देखो तो प्रैक्टिकली वो थोड़ी देर बाद रुक भी जाता है। एक्चुअली जब अपन ऐसा करवाएंगे प्रैक्टिकली, तो वो ब्लॉक थोड़ी देर घूमते 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 रुक भी जाएगा, है ना? ऐसा होता है। हम यहाँ पर है ना, जो रोकने की जो फोर्सेस थे, जो वहां लग रहे थे, जो डैम्पिंग करा रहे थे एसएचएम की, उन्हें हम यहाँ पे अवॉइड कर रहे हैं। हम मान के चल रहे हैं कि सारे आइडियल सिचुएशन है, सारी सिचुएशन आइडियल है, कि रस्सी बिल्कुल आइडियल है, जो ऊपर कनेक्शन है वो परफेक्ट है, कहीं यहाँ पे एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा है, कोई फ्रिक्शन नहीं है, कोई विस्कस ड्रैग फोर्स नहीं है, एयर का इसको कोई ड्रैग फोर्स नहीं है, तो इन सब चीजों को मैं अवॉइड कर रहा हूँ। तो मैं क्या मान के चल रहा हूँ? ऑल सिचुएशन, ऑल कंडीशन आर आइडियल। मैं क्या मान के चल रहा हूँ? आइडियल कंडीशंस। हम आइडियल कंडीशंस मान के चल रहे हैं। अगर हम आइडियल कंडीशंस मान के चले, अगर हम आइडियल कंडीशन मान के चले, तो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए ये जो बॉब है वो एसएचएम करता है, प्रूव करता है। अगर मैं स्ट्रिंग को थोड़ा सा ट्रिल करके छोड़ दूं, थोड़ा सा मैंने यहाँ पे ट्रिल करा, सपोज थीटा एंगल ट्रिल करा और छोड़ दिया, तो अब इसमें क्या क्या फोर्स लगने वाला है? एक तो इसका वेट लग रहा होगा बॉब पे, उसका नीचे की तरफ mg। दूसरा फोर्स रोप का टेंशन होगा वो लग रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे छोड़ने वाले डेफिनेटली इस तरफ मोशन होने वाला है, इस बॉब का आर्क में मोशन होने वाला है, इस तरह की आर्क में इसका मोशन होने वाला है। ये बॉब ऐसे ऊपर नीचे जा नहीं सकता, अलोंग द स्ट्रिंग मोशन नहीं कर सकता, अलोंग द स्ट्रिंग मोशन नहीं कर सकता, तो स्ट्रिंग के अलोंग जो फोर्सेस होंगे दो शुड बी बैलेंस्ड। अलोंग द स्ट्रिंग फोर्सेस शुड बी बैलेंस्ड। थोड़ा सा शोर आ रहा है, ओके। सो फोर्सेस अलोंग द स्ट्रिंग शुड बी बैलेंस्ड, है ना? फोर्सेस स्ट्रिंग के अलोंग जो है वो बैलेंस होना चाहिए। अब एक्चुअली तो यहाँ पे क्या हो रहा है? सर्कुलर मोशन हो रहा है, तो मुझे ये कहना थोड़ा सा गलत हो रहा है मेरा ऐसा बोलना कि बैलेंस होना चाहिए। असल में बैलेंस नहीं होंगे, स्ट्रिंग के अलोंग जो फोर्सेस होंगे वो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेंगे, और जो इधर टेंजेंट डायरेक्शन ऑफ फोर्स है वो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन प्रोवाइड करेंगे। तो स्मॉल बॉब को देखेंगे तो उसका इधर की तरफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है v² बाय, अगर रस्सी की लेंथ l है तो l, और इधर एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हो सकता है, इधर एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हो सकता है। ये समझ में आ रहा है? एक मिनट बेटा बच्चों, चलो सॉरी। इस बॉब पर along the string के along centripetal acceleration होगा इसका, because it is moving in circular path। हमें पता है कि इस बॉब का इस पॉइंट के अबाउट सर्कुलर मोशन हो रहा है। सही बात बोल रहा हूँ कि नहीं मैं? इस पॉइंट के अबाउट सर्कुलर Yes, मोशन, sir. तो पे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होना चाहिए। तो जो भी इसकी स्पीड आ चुकी होगी, जो भी स्पीड होगी, मान लीजिए v स्पीड है तो v² बाय l इसका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होना चाहिए, और एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होना चाहिए। अभी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की इक्वेशन में लिख नहीं रहा क्योंकि मुझे जरूरत नहीं है, आप चाहो तो लिख सकते हो, है ना? आपको कोई पूछे तो आप लिख सकते हो। अच्छा, टेंजेंट की डायरेक्शन में कौन सा फोर्स है? mg का इधर एक कंपोनेंट होगा, वही लग रहा है। आप देखो mg का कंपोनेंट इधर आएगा, mg का कंपोनेंट इधर आएगा, तो ये जो कंपोनेंट है mg का वही टेंजेंट की डायरेक्शन है। सही है क्या? Yes, sir. Yes, sir. तो क्या लिख सकता हूं मैं? टेंजेंशियल फोर्स इस पे mg इनटू sin थीटा। भाई ये एंगल थीटा, तो इधर भी थीटा एंगल था, तो mg का इधर कंपोनेंट mg sin थीटा होना चाहिए। ये प्रोवाइड करना चाहिए टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। बट हमने सर्कुलर मोशन की कॉन्सेप्ट में पढ़ा था, जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हो सकता है उसे हम क्या लिख सकते हैं? उसको लिख सकते हैं रेडियस r या फिर l यहां पे इनटू एंगुलर एक्सेलरेशन। तो यहां जो एंगुलर एक्सेलरेशन है वो हमें मिल गया। यहां पे एंगुलर एक्सेलरेशन आप देखिए l इधर डिवाइड कर दे, सो g by l इनटू sin थीटा, ये आ गया। इतना एंगुलर एक्सेलरेशन है यहां पे।
आ रहा समझ में? एंगुलर एक्सेलरेशन हमें समझ में आ गया। Yes, sir. ना अब थीटा अगर छोटा हो, if theta is small, if theta is small, नॉर्मली हम जब सिंपल हार्मोनिक मोशन करा रहे हैं किसी बॉक्स को, तो हम उसको हल्का सा डिस्प्लेस करके छोड़ते हैं, बहुत स्मॉल अमाउंट से डिस्प्लेस करके छोड़ते हैं, तो उसका मोशन ऐसे 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 थोड़ा थोड़ा चलता है। अगर हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट छोटा करें, उसको बड़ा नहीं करें, मतलब ऐसा रस्सी बंधी हुई उसको ऐसा ऊपर तक नहीं लेके आए, उसको हल्का सा डिस्प्लेस करके छोड़ दो, उसको जरा सा टच करा तो ऐसे से चल रहा है। ऐसे अगर अपन सिंपल ऐसा मोशन कराए, थीटा अगर छोटा हो, तो sin थीटा को हम थीटा लिख सकते हैं। For small theta, sin theta can be written as theta. इसे अगर थीटा लिख दो तो अल्फा हो जाएगा g/l into थीटा। अल्फा हो जाएगा g/l into थीटा। ये एंगुलर एक्सेलरेशन है और ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल आ गया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के, और डायरेक्शन देखो दोनों के अपोजिट है। तो दिस इज प्रूविंग, ये समझा रहा है, प्रूव कर रहा है कि मोशन कैसा होने वाला है, सिंपल हार्मोनिक मोशन। The necessary condition of simple harmonic motion is satisfied here. The necessary condition of simple harmonic motion, that the angular acceleration is proportional to angular displacement with negative direction, is satisfied here. समझ में आ रहा है? चलो। Yes, sir. पूरा और इसमें बता दो कुछ भी। सेंट्रीपिटल डायरेक्शन में कुछ एक्सेलरेशन है, वो सब मैंने लिखा नहीं, मैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन को देखकर मैंने एंगुलर एक्सेलरेशन निकाल लिया, तो आ गया g/l into थीटा। तो यहाँ एक्सेलरेशन की कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। अब ये जो टर्म होता है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट वाला, ये ओमेगा स्क्वायर होता था, तो एक्सेलरेशन की कंडीशन सेटिस्फाई हो गई है, तो हमें ओमेगा स्क्वायर समझ में आ गया, g/l है। ओमेगा स्क्वायर मतलब ओमेगा समझ में आ गया, रूट g/l है, तो फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, फ्रीक्वेंसी होता है ओमेगा बाय 2 पाई 1/2 पाई इनटू रूट g/l। ये आ गया हमारे पास फ्रीक्वेंसी, या टाइम पीरियड आ गया, इसको उल्टा कर दो 2 पाई रूट ओवर l बाय g, ये हमारे पास टाइम पीरियड की वैल्यू आ गई। तो सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड वो हमने निकाल लिया, वो आ गया 2 पाई रूट ओवर l बाय g। सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड निकाल लिया, वो आ गया 2 पाई रूट ओवर l बाय g। सर आपने ओमेगा स्क्वायर किसको पुट किया है? ओमेगा स्क्वायर यहाँ जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता है, याद करो सिंपल हार्मोनिक मोशन में बेसिक से हमने पढ़ा था, तो एंगुलर एक्सेलरेशन बाय m। ये ओमेगा स्क्वायर होना चाहिए था। यस सर। Yes, sir. ठीक है, बाय कंपैरिजन या बाय एसोसिएशन कंडीशन है ना, जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है ना, दैट इज ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, चलो, तो टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम हमने फाइंड कर लिया। अब ये किन किन चीजों पे निर्भर कर रहा है, डिपेंड कर रहा है, एल पे डिपेंड कर रहा है, रोप की लेंथ क्या है इस पे डिपेंड कर रहा है, जी पे डिपेंड कर रहा है, मतलब ग्रेविटी पे डेफिनेटली डिपेंड करता है। ये अगर हम सिस्टम को उठाकर मून पे ले जाए तो वहां जी बदल जाएगा, तो सॉरी अगर हम सिस्टम को उठा के मून पे ले जाए तो मून पे ग्रेविटी कम हो जाती है, कम हो जाएगी तो टाइम पीरियड बढ़ जाएगा, तो वहां डेफिनेटली टाइम पीरियड चेंज हो जाएगा। तो ग्रेविटी पर डिपेंडेंट है। दूसरी चीज mg का ही कंपोनेंट इधर की तरफ जो लग रहा है वो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर रहा है। तो अगर आप mg किसी तरह से बदल दो, इफेक्टिव वेट बदल दो, mg यहाँ पर वेट ऑफ ऑब्जेक्ट था, अगर हम लिफ्ट वेट में ले जाते हैं तो इफेक्टिव वेट बदल जाता है। लिफ्ट वेट में किसी ऑब्जेक्ट को ले जाते हैं तो उसका हमको एक्सेलरेशन आने की वजह से वेट अलग फील होने लगता है। वहां ऐसे सारी सिचुएशंस के अंदर, ऐसी सारी सिचुएशंस में टाइम पीरियड बदल जाएगा। एग्जांपल के लिए मान लो कोई लिफ्ट है हमारे पास, वो लिफ्ट जा रही है ऊपर की तरफ किसी एक्सेलरेशन a से। इन दैट केस अगर विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट देखा जाए, मैं अगर अंदर विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट देख रहा हूं, मेरे पास जगह कम है, मैं साइड में लिख देता हूं। विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट अगर हम देखें तो इस मास पर एक तो mg नीचे लग रहा होगा, और क्योंकि आप लिफ्ट के रिस्पेक्ट में देख रहे हो तो आपको नीचे स्यूडो फोर्स लगाना पड़ेगा। एक्सेलरेशन ऊपर तो स्यूडो फोर्स नीचे, कितना लगाएंगे mn। तो अब यहाँ जो टेंशन होगा ना, यहाँ पे जो इफेक्टिव नीचे की तरफ फोर्स आ गया वो आ जाएगा m into g plus a। यस सर। ना यहाँ पर क्योंकि g plus a हो गया तो ये यहाँ पे टेम्परेचर बदल जाएगा। अब यहाँ जो t इफेक्टिव आ जाएगा लिफ्ट के अंदर हो जाएगा 2 पाई रूट ओवर
L by G इफेक्टिव लिख दो, ऐसा एक तरह से ऐसा लिख दो, और यहाँ G इफेक्टिव हमको दिख रहा है G प्लस है। तो जब है ना हम किसी लेफ्ट शिफ्ट में उठा के सिंपल पेंडुलम को लगा देते हैं तो वहां पे टाइम पीरियड का फॉर्मूला है, आपको ऐसा याद रखना है 2 by root over L by G इफेक्टिव। G इफेक्टिव सिचुएशन में क्या होगा वो निकाल लो, उससे हमको टाइम पीरियड मिल जाएगा। तो एक जैसे लिफ्ट के अंदर मोशन हो रहा हो तो क्या G इफेक्टिव आएगा, लिफ्ट ऊपर जाएगी तो G प्लस से हो जाएगा, नीचे जाएगी तो G माइनस से हो जाएगा, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। लिफ्ट को साइड बाय एक्सेलरेट करा दो, लिफ्ट साइड में एक्सेलरेट हो रही है, ये लिफ्ट है, सपोज इस साइड एक्सेलरेट हो रही है, इन दैट केस यहां पे सिंपल पेंडुलम जो होगा वो इक्विलिब्रियम में ऐसा होना चाहिए, इक्विलिब्रियम में ऐसा होना चाहिए। अगर मैं विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट इसका एफिडी देखूं, विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट एक तो इस पे mg लग रहा है नीचे की तरफ, और विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट देखेंगे तो mx सूडो फोर्स लगाएंगे अपन विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट। तो अब हमको जो इसका वेट फील होगा वो इनका रिजल्टेंट फील होगा, इक्विलिब्रियम में रस्सी का जो टेंशन होगा वो इनके इफेक्टिव फोर्स जो आएगा इन दोनों से उसको बैलेंस करेगा। तो यहाँ जो G इफेक्टिव आने वाला है वो आने वाला रूट ओवर G स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, ये समझ में आ रहा है? यहाँ पर G इफेक्टिव क्या है समझ में आया? यस सर। तो ना सिंपल पेंडुलम जो होता है उसका टाइम पीरियड बहुत सेंसिटिव होता है, एक तरह से बदल जाता है, वो ग्रेविटी पे डिपेंड कर रहा है, G इफेक्टिव पे डिपेंड कर रहा है। लिफ्ट में ले जाओ सिंपल पेंडुलम को तो अलग टाइम पीरियड आ जाएगा, है ना? तो G पे तो डिपेंड कर रहा है, साथ ही साथ L पे भी डिपेंड कर रहा है, रस्सी की लेंथ पे भी डिपेंड कर रहा है। अच्छा मैंने एक चीज यहाँ मानी है कि ये जो बॉब है वो जिस सर्कल में घूम रहा है उसकी रेडियस ही L है, मैंने माना है, मैंने क्या माना है कि बॉब जिस रेडियस में घूम रहा है ना उसकी रेडियस ही L है, इस सर्कल में घूम रहा है उसकी रेडियस ही L है। कभी ऐसा हो जाए कि हमको थोड़ा सा बड़ा बॉब दे दे, थोड़ा सा मोटा या साइज जिसका सिग्निफिकेंट हो ऐसा बॉब दे दे, तो वहां पर हमको लेंथ क्या लेना पड़ेगी? मान लो बॉब की रेडियस r है और रस्सी की लेंथ आपको L दी है, L प्लस, बोलो क्या होना चाहिए यहाँ पे? हमको L को क्या लेना चाहिए यहाँ पे? L प्लस R L होगी plus R सर, है ना? यहाँ पर एक्चुअली sir. सेंटर जो होगा वो L plus R रेडियस में घूमेगा। तो अगर आपको कुछ ऐसा क्वेश्चन दे दे कि बॉब का भी कुछ साइज दे दिया हो तो आपको फिर ध्यान रखना है कि बॉब का सेंटर होना जिस रेडियस में घूम रहा है वो आपकी इफेक्टिव रेडियस होगी, यहाँ L के बदले वो आए, ठीक है? तो ये छोटी-छोटी चीजें यहाँ पे ध्यान रखने की होती है। तो ये अपन ने सारी चीज डिस्कस करी अबाउट सिंपल पेंडुलम। क्या आपको क्लियर है सिंपल पेंडुलम? इसमें कुछ भी डाउट आपको पूछना हो बताइए। क्लियर है सर। क्लियर है सर। है ना, ये बहुत काम की चीज होती है। सिंपल पेंडुलम से देखो ग्रेविटी के बारे में पता कर सकते हैं। हमारे पास सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड का फॉर्मूला है ये रहा या फिर ये रहा, इससे आप ग्रेविटी ढूंढ सकते हो, क्योंकि रोप की लेंथ एक छोटा सा मास लो उसको रस्सी से बांध लो, रस्सी की लेंथ तो आप आसानी से मेजर कर सकते हो स्केल से। टाइम पीरियड मेजर करने के लिए स्टॉप वॉच लेके बैठ जाओ, वो पेंडुलम ऐसे से मूव कर रहा है और कब कब मीन पोजीशन पास कर रहा है स्टॉप वॉच लेके बैठ जाओ उसको देखते जाओ, तो टाइम पीरियड आप ढूंढ सकते हो, है ना? टाइम पीरियड आप देख के पता कर सकते हो, एल आप रस्सी की लंबाई निकाल सकते हो स्केल वगैरह से, तो जी ढूंढ सकते हो। तो सिंपल पेंडुलम का ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो पूरा अपन ने सब पढ़ा, दिस इज वेरी यूजफुल इन डिटरमिनेशन ऑफ जी। हमें अगर ग्रेविटी की वैल्यू पता करना होती है ना तो प्रैक्टिकल्स करे जाते हैं और जी की वैल्यू पता कर जाती है यूजिंग सिंपल पेंडुलम। आ रहा समझ में बात ये? यस सर, स्कूल में भी होता है सर। स्कूल में होता है, बिल्कुल सही, ठीक है, स्कूल में भी करा सकते। चलो तो ये सब सिंपल पेंडुलम के बारे में था, मैं सब चीजें बता रहा हूँ, देख लीजिए एक बार, नोट कर लीजिए, कुछ इसमें पूछना है तो पूछ लीजिए। सब चीज क्लियर है कि नहीं चेक कर लीजिए एक बार। सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड डिपेंड करता है जी पर, ग्रेविटी पर, तो अलग अलग सिचुएशन में इसका टाइम पीरियड अलग अलग आ सकता है, ग्रेविटी बदलेंगे तो टाइम पीरियड अलग आ सकता है। ओके चलो मैं हटा रहा हूं सब, ये सिंपल पेंडुलम अपन ने पढ़ा, उसका और टाइप्स के अपन एसएचएम देखते हैं। तो नेक्स्ट लिखिए स्प्रिंग मास सिस्टम। स्प्रिंग मास सिस्टम सर एसएचएम डायनामिक्स का सेकंड पार्ट है ना ये सिंपल पेंडुलम के बाद? नहीं, मतलब हम एसएचएम डायनामिक्स मतलब यहाँ पर हम क्या क्या फोर्स लगते हैं एसएचएम में, किस किस
स्टैंडर्ड सिचुएशन में एसएचएम होता है वो सब देख रहे हैं अपन। तो एक स्टैंडर्ड सिचुएशन देखिए अपन ने सिंपल पेंडुलम जहां एसएचएम होता है। एक और स्टैंडर्ड केस देखेंगे अपन स्प्रिंग मास सिस्टम। स्प्रिंग मास सिस्टम हम जो भी चीजें करते आ रहे हैं ना अभी हर केस में अपन है ना टाइम पीरियड निकाल रहे हैं। हम टाइम पीरियड निकाल रहे हैं और आपको ये भी सीखना है यहाँ पे कि टाइम पीरियड कैसे निकाला जाता है। टाइम पीरियड कैसे निकाल रहा हूं मैं वो आपको ये सीखते जाना है। चलिए स्प्रिंग मास सिस्टम क्या होता है। स्प्रिंग मास सिस्टम तो एक स्प्रिंग ली उससे मास कनेक्ट करा और फ्रिक्शनलेस सरफेस पे रख दिया। दिस इज स्प्रिंग मास सिस्टम। यही मैंने एग्जांपल ले लेके बार-बार आपको ऐसे समझाया था। यहाँ पे भी तो मैंने ओमेगा निकाला था। यहाँ का ओमेगा चलो मैं लिख ही देता हूँ। मान लीजिए इक्विलिब्रियम सिचुएशन की है। यहाँ से x डिस्टेंस डिस्प्लेस करा अगर मैंने मास को, मास अगर यहाँ पहुंचा है तो उस पे क्या-क्या फोर्स लगते हैं। एक तो स्प्रिंग का रिस्टोरिंग फोर्स kx लगता है, यही मास का एक्सेलरेशन प्रोवाइड करता है। अगर एक्सेलरेशन इधर मान लो x की पॉजिटिव डायरेक्शन में तो मैं लिखूंगा ma शुड बी -kx तो एक्सेलरेशन आएगा -k/m इनटू x। ये ओमेगा स्क्वायर होता है तो ये एसएचएम की कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। प्रूव हो रहा है कि एसएचएम होगा और ओमेगा स्क्वायर समझ में आ गया k/m या ओमेगा आ गया √k/m या टाइम पीरियड लिख सकते हैं 2π/1/k। तो स्प्रिंग मास सिस्टम का टाइम पीरियड वगैरह सब निकाल लिया। तो मैंने कई बार यही एग्जांपल ले लिए तो आपको एसएचएम पढ़ाया है तो ये तो आपको समझ में आ रहा होगा मुझे ऐसा लग रहा है। बोलो स्प्रिंग मास सिस्टम समझ में आ रहा है सर एक बार फिर से सर। एक बार फिर से स्प्रिंग से मास कनेक्ट करा। इनिशियली स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में थी, वहां से इसे x डिस्टेंस पुल करा और मास को छोड़ दिया। मैंने मान लिया एक्सेलरेशन उधर है, डिस्प्लेसमेंट इधर की तरफ x हुआ था मास का। अच्छा इस मास पे स्प्रिंग की वजह से पीछे फोर्स लग रहा होगा kx। स्प्रिंग की वजह से पीछे फोर्स लग रहा होगा kx। तो जो kx फोर्स है वही इसको एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर रहा है। तो न्यूटन सेकंड लॉ से ma लिख सकता हूं -kx। माइनस क्यों लगा रहा हूं क्योंकि मेरा एक्सेलरेशन और x के डायरेक्शन अपोजिट है। तो a को लिखा मैंने -k/m into x। यही तो एसएचएम की कंडीशन होती है। दिस इज द कंडीशन ऑफ एसएचएम कि एक्सेलरेशन -m के साथ डिस्प्लेसमेंट से प्रोपोर्शनल होना चाहिए और जो प्रोपोर्शनली कांस्टेंट होता है वही तो ओमेगा स्क्वायर होता है। अरे समझ में? यस सर। ओके तो यहाँ पे हमें ओमेगा स्क्वायर पता चल गया या ओमेगा पता चल गया। ओमेगा पता है तो टाइम पीरियड निकाल सकते हैं। टाइम पीरियड होता है 2π/ओमेगा तो 2π/ओमेगा तो ये टाइम पीरियड आ गया। तो स्प्रिंग मास सिस्टम में टाइम पीरियड आ गया। अब यहाँ खास बात ये है कि ये ग्रेविटी पे डिपेंडेंट नहीं है। इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन ग्रेविटी। इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन ग्रेविटी। ठीक है ये ग्रेविटी पे डिपेंड नहीं कर रहा है। बच्चे ये बोल सकते हैं कि स्प्रिंग को अगर मैं वर्टिकल रखूं तब हो सकता है ग्रेविटी का इफेक्ट आ जाए, ग्रेविटी का इफेक्ट आ जाए, ऐसा बोल सकते हैं बच्चे। सही है क्या? अगर मैं इसको वर्टिकल रखूं तो हो सकता है ग्रेविटी का इफेक्ट आ जाए, ऐसा सोच सकते हो आप। तो चलो रख के देख लेते हैं। चलो इसे वर्टिकल रख के देखते हैं। यस सर। ग्रेविटी का इफेक्ट आता है क्या चेक करते हैं, है ना? तो एक काम कर लेते, जैसे केस 1 को लेते हैं और केस 2। अब हमने सोचा कि चलो वर्टिकल लगा देते हैं स्प्रिंग। पहली चीज तो वर्टिकल स्प्रिंग से कैसा मास कनेक्ट करूंगा। तो पहली चीज हमें हमेशा एसएचएम निकालने के लिए, एसएचएम प्रूव करने के लिए इक्विलिब्रियम सिचुएशन सोचना चाहिए क्या होगी। अगर मास को मैं ऐसे हैंग करूं स्प्रिंग से तो इक्विलिब्रियम सिचुएशन क्या आएगी बताओ। स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है? क्या स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में है तब इक्विलिब्रियम सिचुएशन हो सकती है क्या? यस सर। नो सर। नो सर एक्सीलरेशन नो सर। एक्सेलरेशन आ जाएगा। सर पहले से डिस्प्लेसमेंट होगा इसका सर। हां यस सर। नेचुरल लेंथ में है, ध्यान से सुनिए। अगर स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में है तो उसमें कोई फोर्स नहीं होता। यस सर। नेचुरल लेंथ होती है तो उसमें कोई फोर्स नहीं होता, तो स्प्रिंग का फोर्स नहीं होगा, लेकिन इस मास का mg होगा ना नीचे, तो यस सर। स्प्रिंग फोर्स को ही करना चाहिए। तो इक्विलिब्रियम सिचुएशन सबसे पहले ढूंढना चाहिए। तो मैंने इक्विलिब्रियम सिचुएशन ढूंढी, हमें पता चला इन इक्विलिब्रियम अगर देखेंगे तो स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में नहीं होगी, वो ऑलरेडी कुछ इलोंगेटेड। स्प्रिंग will be elongated।
समझ में आया? स्प्रिंग थोड़ी सी इलॉन्गेटेड होगी, कितना मान लेते हैं x नॉट इलॉन्गेटेड है, मान लेते हैं x नॉट इलॉन्गेटेड है, स्प्रिंग x नॉट इलॉन्गेटेड है, तो अगर नेचुरल लेंथ से स्प्रिंग x नॉट इलॉन्गेटेड थी और ये इक्विलिब्रियम सिचुएशन जो डायग्राम मैंने बनाया, तो अब इस मास के फोर्सेस क्या क्या होंगे, एक mg नीचे होगा और ऊपर क्या फोर्स होगा, kx नॉट। अगर स्प्रिंग में x नॉट का इलॉन्गेशन मान के चल रहा हो तो स्प्रिंग ऊपर kx नॉट फोर्स लगा रही होगी ना, बताओ। यस सर। Yes, sir. यस सर। इक्विलिब्रियम है तो फोर्सेस बैलेंस, फोर्स बैलेंस तो क्या लिखना चाहिए मुझे आगे यहाँ पर, क्या लिखना चाहिए, mg is equals to kx naught. Not yes, sir. आ जाएगा mg by k, x नॉट आ जाएगा mg by k, क्लियर? Yes, sir. चलो, सो इक्विलिब्रियम में हमने देखा कि स्प्रिंग में सब इलॉन्गेशन होगा x नॉट का और mg by k आ गया। इक्विलिब्रियम सिचुएशन में स्प्रिंग यहाँ पर नेचुरल लेंथ में नहीं है, वो थोड़ी इलॉन्गेटेड थी, ये क्लियर है क्या हमको अच्छे से? Yes, sir. Yes, sir. अब इसे एसएचएम कराना है, तो सिंपल हार्मोनिक मोशन कराने के लिए हम हमेशा इक्विलिब्रियम सिचुएशन ढूंढते हैं पहले और फिर वहां से थोड़ा डिस्प्लेस कर देते हैं। इक्विलिब्रियम से डिस्प्लेसमेंट देखा जाता है हमेशा ब्लॉक का, तो चलो इक्विलिब्रियम ढूंढ चुके हैं तो यहाँ से थोड़ा सा और डिस्प्लेस करते हैं, तो किधर डिस्प्लेस करें, क्या इच्छा है आपकी, इसको नीचे ले जाओ ऊपर ले जाओ? नीचे सर। ऊपर sir. नीचे ही ले लो। सर नीचे नीचे थोड़ा सा और नीचे पुल कर लेते हैं इसे, लेट पुल मास बाय x डिस्टेंस डाउन, उसको थोड़ा सा नीचे पुल करते हैं, एक डिस्टेंस नीचे पुल करते हैं। तो अगर मैं एक डिस्टेंस नीचे पुल करूंगा मास को, तो स्प्रिंग का क्या होगा बताओ, इलॉन्गेट हो जाएगी? Yes, sir. वो फर्दर इलॉन्गेट होगी ना, पहले x नॉट का इलॉन्गेशन है, अब कितना इलॉन्गेशन हो जाएगा इसका, X naught plus Plus X. प्लस x, कितना इलॉन्गेशन हो गया स्प्रिंग में। तो अब मास पे फोर्सेस क्या क्या दिखेंगे मुझे जल्दी बताओ, mg नीचे। और ऊपर kx naught plus x. kx plus x naught. ये जो इलॉन्गेशन है इनटू k कर दो, उतना फोर्स आता है स्प्रिंग का Yes. ना। मुझे पता नहीं एक्सेलरेशन किस तरफ होगा मास का, मान लेते हैं नीचे है, मान लेते हैं नीचे है, लेट एक्सेलरेशन इज डाउनवर्ड, लेट एक्सेलरेशन इज डाउनवर्ड। क्यों डाउनवर्ड माना भैया, डिस्प्लेसमेंट मैंने डाउन माना है ना, तो मैं सोच रहा हूं चलो डिस्प्लेसमेंट डाउन है तो एक्सेलरेशन भी डाउन मान लेते हैं, ठीक है, देखते क्या होगा। तो अब मैं बाय न्यूटन लॉ लिखूं, अगर इक्वेशन बाय एनएलएम क्या लिखूंगा, बाय mg minus kx plus x naught equals ma. लग रहा है फोर्स, ऊपर लग रहा है k टाइम x नॉट प्लस x, नेट फोर्स होना चाहिए मास इनटू एक्सेलरेशन, नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। मैंने mg का फोर्स नीचे वाला फोर्स पॉजिटिव लिया है, तो नीचे वाला फोर्स माइनस ऊपर वाला फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू नीचे वाला एक्सेलरेशन। ये मैंने सही से इक्वेशन लिख दी, क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. ओके बच्चों, चलिए अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, इक्वेशन को इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। तो थोड़ा सा इसे अरेंज करता हूं मैं, mg mg माइनस kx नॉट माइनस kx इज इक्वल टू ma, ऐसा लिख सकता हूं अगर मैं ओपन कर दूंगा सेकंड वाला टर्म। Yes, sir. Yes sir. mg और kx नॉट देखो बाय इक्वेशन 1, क्या समझ में आ रहा है? सेम रिजल्ट आएगा सर। ये दोनों इक्वल है, ये समझ में आ रहा है, mg और kx नॉट इक्वल है, ये समझ में आ रहा है, तो इन्हें कैंसिल कर सकते हो ना, Yes, sir. sir. ध्यान से तो कैंसिल हो जाएंगे, है ना। तो बाय इक्वेशन 1 इन्हें कैंसिल कर दिया, तो क्या बचेगा मेरे पास, ये तो कैंसिल हो गए, ये दोनों टर्म बचेंगे बस। दिस इंप्लाइज दैट ma is equal to minus kx, या a इक्वल टू क्या लिख सकता हूं मैं, माइनस k by m into x। तो फिर से वही सिचुएशन आ गई ना, देखो एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक इज प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट विद नेगेटिव साइन। डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ माना था हमने और एक्सेलरेशन भी नीचे की तरफ माना, जब दोनों को सेम डायरेक्शन मान रहा हूं तो नेगेटिव साइन आ गया, इसका मतलब दोनों के डायरेक्शन अपोजिट है।
और प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट फिर से हाँ ओमेगा स्क्वायर जैसा दिखना चाहिए मुझे ये एसएचएम की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो एसएचएम की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, इसका मतलब क्या होगा यहाँ पे एसएचएम होगा। अरे समझ में? Yes, sir. और वही आ गया ना ओमेगा सेम आ गया, देखो सेम आ गया ओमेगा। इसका मतलब यहाँ पे भी ग्रेविटी ने कोई असर नहीं करा। इनफैक्ट आप कोई भी सिचुएशन ले लो स्प्रिंग मास सिस्टम की, स्प्रिंग मास सिस्टम को कैसा भी ले लो, चाहे ग्रेविटी कुछ भी कर दो, ग्रेविटी का असर नहीं होता यहाँ पे, ग्रेविटी हमेशा कैंसिल आउट हो जाएगी। जैसे यहाँ पे ग्रेविटी की वजह से देखो k एक्सपोनेंट बैलेंस हो गया था, अब तुम g इफेक्टिव बदल भी देते तो भी वो कैंसिल आउट ही होना है हमेशा। सर ऐसा क्यों होता है सर? हाँ क्यों होता है सर ऐसा? दिख रहा है ना, मतलब उसका लॉजिक क्या साफ साफ दिख रहा है अपन को, मतलब हमें दिख तो रहा है साफ साफ। हमने इस पे ग्रेविटी लगाई तो इक्विलिब्रियम सिचुएशन बदल गई। स्प्रिंग मास सिस्टम में ग्रेविटी केवल इक्विलिब्रियम सिचुएशन को गवर्न करती है, वो टाइम पीरियड को गवर्न नहीं करती, या टाइम पीरियड को गवर्न नहीं करेगी, बिकॉज़ ग्रेविटी हमको रिस्टोरिंग फोर्स प्रोवाइड नहीं करेगी। द रिस्टोरिंग फोर्स हियर इज प्रोवाइडेड बाय स्प्रिंग ओनली, बट स्प्रिंग का फोर्स, बिकॉज़ जस्ट अ सेकंड, यस ओके बच्चों प्लीज ध्यान दीजिएगा, थोड़ा डिस्टरबेंस हो रहा था, सॉरी उसके लिए। एसएचएम इक्वल टू ओमेगा एस रूट के बाय एम, तो यहाँ रिस्टोरिंग फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय स्प्रिंग ओनली, इट इज नॉट प्रोवाइडेड बाय ग्रेविटी। ग्रेविटी का रिस्टोरिंग फोर्स में कोई रोल ही नहीं है, इसलिए ग्रेविटी का यहाँ पे कुछ असर नहीं होता। आप स्प्रिंग मास सिस्टम को उठा के लिफ्ट में ले जाओ तो टाइम पीरियड नहीं बदलेगा, सिंपल पेंडुलम का बदलता है, इसका नहीं बदलेगा। समझ में आ रहा है? यस सर। ओके बच्चों, Yes, sir. चलिए वेरी गुड। तो देख लीजिए एक बार अच्छे से, इसमें कुछ भी दिक्कत हो तो पूछिए, कोई भी डाउट हो तो पूछिए। यहाँ पे मैंने बताया कि स्प्रिंग मास सिस्टम का टाइम पीरियड हमेशा सेम आता है, इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी रूट के बाय में आती है, टाइम पीरियड आ जाता है 2 पाई रूट ओवर m बाय k, और ये बदलता नहीं है। इट डिपेंड्स ऑन द स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ स्प्रिंग एंड मास ऑफ द ब्लॉक। अच्छा, कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जहां स्प्रिंग बदल देते हैं, स्प्रिंग बदल देते हैं। स्प्रिंग कैसे बदल सकते हैं? तो एक ही मास पे दो दो स्प्रिंग बांध देते हैं, ये एक स्प्रिंग लगाई, फिर एक और स्प्रिंग लगाई, और फिर मास कनेक्ट करा, ऐसा स्प्रिंग मास सिस्टम बनाया है। मैं हॉरिजॉन्टल सरफेस पर रख रहा हूं उसको, आप इसको वर्टिकल भी लटका सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको पढ़ाया है जैसे हॉरिजॉन्टल वर्टिकल रखने में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ऐसा सिचुएशन आ जाए कि K1 K2 की दो स्प्रिंग्स है, उससे मास कनेक्टेड है m मास, तो अब इसका टाइम पीरियड क्या है? तो यहाँ पर हमको ना स्प्रिंग को इफेक्टिव स्प्रिंग बना देना चाहिए, स्प्रिंग को इफेक्टिव स्प्रिंग बना देना चाहिए। ये जो स्प्रिंग है सीरीज में कनेक्टेड है, जब स्प्रिंग सीरीज में कनेक्ट होती है तो देखो इन दोनों का जो फोर्स होगा वो सेम होना चाहिए, समझ में आ रहा है? क्योंकि यहाँ पर कनेक्टेड है, इस पॉइंट पर ये पॉइंट आगे या पीछे कहीं भी हो, इस पे दोनों तरफ फोर्स इक्वल होना चाहिए। क्यों इक्वल होना चाहिए? क्योंकि इट इज जस्ट अ पॉइंट, इसको कोई मास नहीं दिया, हम स्प्रिंग्स को आइडल लेके चलते हैं, हम मान के चलते हैं यहाँ से यहाँ तक कोई मास नहीं है, तो इस पॉइंट का भी कोई मास नहीं है, और पॉइंट का भी कुछ मास नहीं है, तो सिर्फ फोर्स बैलेंस होना चाहिए। क्योंकि अगर मास होता तो नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन लिखते बाय न्यूटन लॉ। इस पॉइंट के लिए क्या लिखते हैं अपन? नेट फोर्स जो भी इस पे लग रहा है मास इनटू एक्सेलरेशन, अब उसका मास ही 0 है तो नेट फोर्स 0 आना चाहिए, इसका मतलब ये चीज समझ में आई? मैंने अभी समझाया कि इस पॉइंट पर नेट फोर्स 0 होना चाहिए, ये समझ में आ रहा है? Yes, sir. है ना? Yes, sir. तो दोनों स्प्रिंग का फोर्स इस पे इक्वल लगना चाहिए, दोनों स्प्रिंग का फोर्स इक्वल लगना चाहिए, तो यहाँ स्प्रिंग का फोर्स होगा इक्वल होगा। इन सीरीज स्प्रिंग फोर्स इज इक्वल, स्प्रिंग फोर्स इक्वल होता है दोनों स्प्रिंग का। अच्छा, इनमें फोर्स अगर इक्वल आया, मान लीजिए फोर्स F है, मान लीजिए फोर्स F है, तो पहली स्प्रिंग का फोर्स लिखेंगे अपन K1 इनटू उसका एलोंगेशन, वही होना चाहिए दूसरी स्प्रिंग का फोर्स, वो से लिख सकता हूं K2 इनटू उसका एलोंगेशन, लिख सकता हूं।
अगर पहली स्प्रिंग का एलोंगेशन x1 से हुआ, दूसरी स्प्रिंग का एलोंगेशन x2 से हुआ, तो पहली स्प्रिंग का फोर्स होना चाहिए k1x1, दूसरी का फोर्स होना चाहिए k2x2। स्प्रिंग का फोर्स उसके एलोंगेशन पर डिपेंड करता है, k * x होता है स्प्रिंग का फोर्स। तो ये लिख सकता हूं क्या मैं? यस सर। ना समझ से जाइए अच्छे से बच्चों। अब इसमें अगर x1 एलोंगेशन, इसमें x2 एलोंगेशन, तो टोटल ये वाला पॉइंट कितना शिफ्ट होगा? ये x1 से बढ़ गई, ये x2 से बढ़ गई, ये वाला पॉइंट कितना शिफ्ट होगा बताओ? x1 plus x2 x1 plus x2 से, है ना? तो बट द नेट एलोंगेशन वो होना चाहिए x1 plus x2। अच्छा, ये वाला पॉइंट अगर x डिस्टेंस आगे गया है, यहाँ पर इफेक्टिव एक स्प्रिंग लगी होगी, एक अकेली स्प्रिंग लगी होगी मान लो, तो यहाँ जो भी फोर्स लग रहा है अगर x से डिस्प्लेस हुआ है, तो उस फोर्स को मुझे क्या लिखना चाहिए था? उस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट k into x। फिर से बोलता हूं मैं, मान लो इन दो के बदले यहाँ पर एक अकेली स्प्रिंग होती और अकेली स्प्रिंग का फोर्स यहाँ पे f लग रहा है और अकेली स्प्रिंग में एलोंगेशन x का हुआ, तो अकेली स्प्रिंग का फोर्स क्या होना चाहिए था? k k होना चाहिए था। ठीक है, तो इस x नेट जो भी हुआ है उसे मैं लिख सकता हूं फोर्स बाय k, है ना? फोर्स क्योंकि kx लिख सकता हूं, अभी आपने बताया फोर्स को kx लिख सकता हूं, तो x को क्या लिख सकता हूं? f by k। f by k इफेक्टिव should be equal to x1 को लिख सकता हूं f by k1 और x2 को लिख सकता हूं f by k2। देख लो अच्छे से, जो भी फोर्स लग रहा है इस पॉइंट पे फोर्स वही होगा जो यहाँ होगा, बिकॉज़ एक स्प्रिंग दो नेट पे सेम फोर्स लगाती है। तो यहाँ है फोर्स, यहाँ भी है फोर्स, और अभी बताया कि यहाँ है फोर्स तो इधर भी होना चाहिए, दोनों स्प्रिंग में फोर्स सेम होना चाहिए। ये तो ये पॉइंट जो होगा उसका मास नहीं है, तो वो फोर्स इक्वल होना चाहिए दोनों साइड। तो सीरीज में स्प्रिंग इक्वल फोर्स लगाती है, अपन पढ़ चुके थे। तो F = k1x1 = k2x2 होना चाहिए, और वही फोर्स यहाँ लग रहा है। इफेक्टिव स्प्रिंग अगर k स्प्रिंग कांस्टेंट की होती तो हमें इफेक्टिव फोर्स को लिखना चाहिए था kx, तो मैंने f by k इसे लिख दिया x, x1 को लिखा f by k1 और x2 को लिखा f by k2। यहां से देखो f कैंसिल हो रहा है, तो मुझे k में एक रिलेशन मिल गया, k इफेक्टिव क्या आ गया? क्या रिलेशन आ रहा है? 1 by k इफेक्टिव इक्वल टू k2 upon k1 plus k2। हां, 1 upon k इफेक्टिव इक्वल टू 1 by k1 plus 1 by k2। सो स्प्रिंग्स जब सीरीज में कनेक्टेड हो तो उनका इफेक्टिव स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होता है वो हमने निकाल लिया। स्प्रिंग सीरीज में कनेक्टेड हो तो इफेक्टिव स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होता है हमने वो निकाल लिया। और अगर ये आता है आपको निकालते, तो फिर ये इफेक्टिव एक स्प्रिंग मास सिस्टम हो गया। दो स्प्रिंग से एक मास जुड़ा था, इसका मुझे टाइम पीरियड चाहिए था, तो दो स्प्रिंग को तो मैंने एक में बदल दिया, मैंने दो के बदले एक अकेली स्प्रिंग लगा दी। तो अकेली स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट अगर मुझे पता है तो वो लगाकर हम इसका टाइम पीरियड लिख सकते हैं। तो मैंने आपको यहाँ बताया स्प्रिंग्स का सीरीज में कनेक्शन। इन सीरीज स्प्रिंग कांस्टेंट इफेक्टिव कैसे निकालते हैं वो देखा अपन ने, और वो अगर आ गया आपको तो फिर आप इस सिस्टम का टाइम पीरियड भी लिख सकते हैं। क्या आ जाएगा इसका टाइम पीरियड? बताओ, टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या था? 2/√ओवर m/k। by k। तो k को क्या लिख देना है? फिर k इफेक्टिव, जो भी k इफेक्टिव टेबल है वो डाल देना, तो आपको इसका टाइम पीरियड मिल जाएगा। चलो, तो ये चीज क्लियर हुई। स्प्रिंग का सीरीज में कनेक्शन सीखा यहाँ पे। ये मैं आपको एसएचएम के अंदर पढ़ा रहा हूँ, पर ऐसा ये मतलब नहीं कि एसएचएम में ही यही यूज होगा। स्प्रिंग का सीरीज में कॉम्बिनेशन कहीं भी इस पे क्वेश्चन आ सकता है, तो आपको ये पूरा अच्छे से पूरा डेरिवेशन याद होना चाहिए, पूरा आपको अच्छे से आना चाहिए। व्हेन टू स्प्रिंग्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, उनको दो को अपन एक स्प्रिंग जैसा मान सकते हैं, उसका स्प्रिंग कांस्टेंट का फॉर्मूला ये आ जाता है। आता समझ में? और सर इलोंगेशन का क्या सर? इलोंगेशन का क्या मतलब? सर स्प्रिंग, हाँ सर स्प्रिंग कांस्टेंट तो हमने नेट निकाल दिया, पर उनमें जो इलोंगेशन हुआ है सर वो? मतलब आपको नेट इलोंगेशन पूछ रहे हो? यस सर, नेट इलोंगेशन। नेट इलोंगेशन दोनों के इलोंगेशन का सम है ना, या नेट इलोंगेशन को आप बोल सकते हो जो आपने फोर्स लगाया, मान लो इस एंड पे आपने फोर्स F लगाया, तो F को लिख सकते हो K इफेक्टिव इनटू X। यस सर। ठीक है, तो यहाँ अगर आप F फोर्स लगा रहे हो तो इनमें टोटल इलोंगेशन चाहिए आपको, तो वो हो जाएगा K इफेक्टिव इनटू X। इस तरह से आप नेट इलोंगेशन निकाल सकते हो अगर आपको कोई पूछे तो।
तो ये दो स्प्रिंग का सीरीज में कनेक्शन पढ़ा अपन ने और इससे इफेक्टिव टाइम पीरियड क्या आएगा यहाँ पे वो लिख लिया। क्या ये आया अच्छे से? यस सर। ओके, तो स्प्रिंग मास सिस्टम को ही पढ़ रहे थे अपन। स्प्रिंग मास सिस्टम में अभी हमने दो स्प्रिंग्स लगा दी मास पे। मैं थोड़ा सा स्पेस बना रहा हूँ, इधर मेरे को एक और चीज बतानी है आपको। अच्छा, दो स्प्रिंग जो लगाई वो जरूरी नहीं कि हमेशा ऐसा साथ में लगाते, जैसे अभी डायग्राम में दिख रहा है आपको, एक साथ दोनों स्प्रिंग को जोड़ा और फिर उससे मास जोड़ा। तो मैं नया डायग्राम बना रहा हूँ, देखो ये स्प्रिंग लगाई, फिर मास कनेक्ट करा और फिर एक और स्प्रिंग लगाई। समझे? ऐसा ऐसा सिस्टम भी हो सकता है, ऐसा सिस्टम भी हो सकता है। यहाँ पर रिजिड बॉल, यहाँ पे रिजिड बॉल और बीच में मास, या ऐसा सिस्टम भी हो सकता है, एक स्प्रिंग लगाई, एक और स्प्रिंग लगाई और इनसे मास जोड़ा। इस तरह का सिस्टम बना है। हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा है, ऊपर वाला क्वेश्चन भी हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा है। ठीक है, एक ही मास को दो स्प्रिंग से जोड़ने के ये और तरीके हो सकते हैं, ये और तरीके हो सकते हैं। तो ये जो तरीका था ना, इसे बोलते थे सीरीज कनेक्शन। यहाँ स्प्रिंग सीरीज में थी, सीरीज स्प्रिंग। ठीक है, अब यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ अगर आप देखोगे तो मास को अगर मैं x डिस्टेंस इधर डिस्प्लेस करूं, ऊपर वाले सिचुएशन में देखो मास को x डिस्टेंस इधर डिस्प्लेस करो, तो इसमें x का कंप्रेशन और इसमें x का एलोंगेशन होगा। Yes, sir. यस सर। नीचे वाले सिचुएशन में देखो मास को x इधर ले जाओ या x इधर ले जाओ, दोनों स्प्रिंग में आइदर x का एलोंगेशन और x का कंप्रेशन आएगा। Yes, sir. यस सर। में आ रहा है कि स्प्रिंग्स का एलोंगेशन है कंप्रेशन है सेम आने वाला है। यहाँ स्प्रिंग्स का एलोंगेशन है कंप्रेशन सेम आने वाला है। प्रीवियस केस में फोर्स सेम था, दिख रहा है आपको? यहाँ पर अगर मैं इस पॉइंट को देख रहा था तो दोनों तरफ फोर्स इक्वल होना चाहिए था। तो प्रीवियस केस में फोर्स इक्वल है, सीरीज में स्प्रिंग का फोर्स इक्वल होता है। यहाँ क्या हो रहा है, इलोंगेशन या कंप्रेशन कोई भी चीज देख लो इक्वल है। समझे? यस सर। सर हम ऐसा एज्यूम कर रहे हैं कि इक्वल है, कि ऐसा होता ही है सर? एज्यूम नहीं कर रहे आप, दिख रहा है मुझे। एज्यूम कुछ नहीं कर रहा। आप बताओ इस मास को अगर मैं थोड़ा सा उधर ले जाऊंगा, दोनों स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में थी, अभी दोनों नेचुरल लेंथ में अपनी है ना, सब अपने नेचुरल लेंथ में बैठी हुई है। इसको थोड़ा सा उधर ले गया तो स्प्रिंग में क्या होगा? कंप्रेशन सर। ये पीछे वाली स्प्रिंग में इसको K1 और K2 बोलते हैं। इलोंगेशन हो जाएगा सर, वो आगे खींची जाएगी। अमाउंट का होगा क्या दोनों में? दोनों आइडेंटिकल है ना सर? मैंने मास को 1 सेंटीमीटर इधर ले गया, यस सर, यस सर। तभी कितना कंप्रेस हुई होगी? A minus है। यस सर। कितना दबी होगी? 1 सेंटीमीटर x सेंटीमीटर सर। 1 सेंटीमीटर। और इस वाली स्प्रिंग में कितना इलोंगेशन हुआ होगा? सेम सर, 1 सेंटीमीटर या 1 सेंटीमीटर। तो हमें दिख रहा है यहाँ पे कि इनमें इलोंगेशन सेम होने वाला है। नीचे वाला केस भी देखो, इस मास को कुछ डिस्टेंस इधर ले जाओ, मान लो L डिस्टेंस इधर ले गए, तो दोनों स्प्रिंग L से बढ़ेगी ना? यस सर। Yes sir। यार सब कुछ दिख रहा है हमको कि स्प्रिंग्स के इलोंगेशन या कंप्रेशन जो आएंगे वो सेम आएंगे, साफ साफ दिख रहा है। इसलिए इसको आप हम क्योंकि अलग कर, वहां पे फोर्स सेम था, यहाँ इलोंगेशन सेम है, इसको बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। These are parallel combination of spring। यहाँ पे स्प्रिंग दोनों केसेस में पैरेलल है, और पैरेलल में अगर स्प्रिंग है, जैसे नीचे वाला केस को लेके चलते हैं, पैरेलल में यहाँ से मास को कुछ डिस्प्लेस करा मैंने, मान लो मैंने x डिस्टेंस से डिस्प्लेस करा, वो मास आ गया यहाँ। अब इस पोजीशन पे क्या फोर्स लगेगा उसको बताओ? ऊपर वाली स्प्रिंग में कितना इलोंगेशन हुआ? x x सर। फोर्स कितना लगेगा? k1x नीचे वाली स्प्रिंग का इलोंगेशन कितना हुआ? k2x X, sir. उसका फोर्स k2x होगा। Yes, sir. मास के यहाँ पे नेट फोर्स का मतलब एडिशन टोटल कितना लग रहा है? x k1 plus k2। तो ये ऐसा नहीं लग रहा जैसे स्प्रिंग कांस्टेंट को जोड़ दिया है। यस सर। तो
ऐसा नहीं लग रहा जैसे कि अगर मैं K1 plus K2 की स्प्रिंग लगा दूं तो सेम इफेक्ट क्रिएट हो जाएगा? यस सर। मैं सेम इलॉन्गेशन करूं और स्प्रिंग ले लूं K1 plus K2 की तो सेम इफेक्ट क्रिएट हो रहा है। So in parallel K इफेक्टिव जो आ रहा है वो है K1 plus K2। सीरीज में K इफेक्टिव आता था ये 1 by K1 1 by K इफेक्टिव equal to 1 by K1 plus 1 by K2। इन पैरेलल K1 K2 का जस्ट एडिशन टोटल आपको स्प्रिंग कांस्टेंट दे देता है। बताइए आ रहा है समझ में ये? यस सर। चलो आदित्य के अलावा बाकी किसी को नहीं आना मतलब है ना? Yes, sir. यस सर। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. ये बोल रहा हूँ कि नहीं आया इसलिए बोल रहा हूँ। आ गया sir. Yes, sir. वेरी गुड। सो हमने पढ़ा स्प्रिंग्स का सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। इन सीरीज कॉम्बिनेशन स्प्रिंग्स इस तरह से कनेक्ट होती है कि उनमें फोर्स सेम डेवलप हो, जैसे यहाँ आपने देखा था। उनमें अगर फोर्स सेम डेवलप हो रहा है तो उन्हें कहते हैं कि वो सीरीज में कनेक्टेड है। और वहां उन दो स्प्रिंग्स को अपन सिंगल स्प्रिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय दिस इक्वेशन, बाय दिस फॉर्मूला। हम दो स्प्रिंग के स्प्रिंग कांस्टेंट से सिंगल स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट निकाल सकते थे। इसे एक ही स्प्रिंग बनाकर उसका टाइम पीरियड वगैरह लिख सकते हैं। सिमिलरली पैरेलल में भी ऐसे होता है। पैरेलल में क्या होता है कि स्प्रिंग इस तरह से कनेक्ट होती है कि उनमें सेम अमाउंट से इलोंगेशन या सेम अमाउंट से कंप्रेशन, ऐसा एक में इलोंगेशन एक में कंप्रेशन वो भी चलेगा। इन दिस केसेस K इफेक्टिव जो आता है वो आता है K1 plus K2। और अब यहाँ आपको टाइम पीरियड लिखना हो, अब यहाँ पे आपको टाइम पीरियड लिखना हो तो क्या लिख सकते हो बताओ? 2 pi root over 8 pi K इफेक्टिव होता है ना? यस सर। ये टाइम पीरियड रहेगा। तो स्प्रिंग मास सिस्टम में हमें मल्टीपल स्प्रिंग्स के साथ मास भी दिया जा सकता है। ऐसा दिया हो तो क्या करना है ये सीखा अपन ने। आया क्या? यस सर। Yes, sir. ठीक है। सर ये फर्स्ट वाले जो डायग्राम है उसका एफबीडी कैसे? ये वाला डायग्राम बोल रहे हो? नो सर, ये दो जो पैरेलल में। हाँ एफबीडी बनाना मतलब इसको डिस्प्लेस करो यहां से एक्स अमाउंट डिस्प्लेस करोगे तो ये स्प्रिंग K2 वाली कंप्रेस हो गई। यस सर। क्या करेगी? मास को पुश करेगी ना, यस सर। और ये इलोंगेट हो गई तो पुल करेगी। यस सर। है ना? जो स्प्रिंग को आप दबा देते हो, कंप्रेस कर देते हो, वो आपको पुश करेगी, और जिस स्प्रिंग को आप खींच देते हो तो आपको खींचेगी। तो आपने स्प्रिंग को खींचा, मास इधर गया तो ये स्प्रिंग पुल हो गई, तो पुल हो गई तो ये आपको पुल करेगी, और ये कंप्रेस हो गई तो ये आपको पुश करेगी। तो यहाँ पर भी देखो K1x plus K2x सेम डायरेक्शन फोर्स है तो नेट फोर्स ये आएगा। यस सर। यस सर। ओके, वेरी गुड। सो व्हेन स्प्रिंग्स, मल्टीपल स्प्रिंग्स आर कनेक्टेड, अच्छा मैंने एग्जांपल में दो स्प्रिंग लिए हैं, 3 4 5 6 10 स्प्रिंग भी लगा सकते क्वेश्चन में, तो वो भी आपको आना चाहिए। मल्टीपल स्प्रिंग हो जाएगी तो 1 by K इफेक्टिव 1 by K1 plus 1 by K2 plus 1 by K3 ये चलते हैं ना। और क्या, अगर बहुत सारी स्प्रिंग सीरीज में लगी हो तो, और बहुत सारी पैरेलल में लगी हो तो सबका स्प्रिंग कांस्टेंट ऐड कर देना, समझे? Yes, sir. ओके बच्चों, तो अगर ये समझ में आया है अच्छे से तो भी मेरे क्वेश्चन का जवाब देना, मेरे क्वेश्चन का जवाब पूछे। ये पैरेलल कॉम्बिनेशन का फर्स्ट वाला पार्ट आया था सर पेपर में। अच्छा, वेरी गुड। यस सर, यही वाला। तो डायनेमिक्स से क्वेश्चन हो गया, ये आना नहीं चाहिए था आपका। सिलेबस में 50% सिस्टम लिखा था, है ना? यस सर, वही। हाँ, ये ऐसा कर देते यार, देखो पेपर हमने नहीं बनाया था तो अब चलो ठीक है ना, हम तो अपनी पढ़ाई पे ध्यान देते हैं अच्छे से। अब ऐसा जब भी होना, देखो पेपर में कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन आ जाए तो आपको डिमोटिवेट नहीं होना है, आपको ये सोचना है कि हम तो 11 12 पढ़े हुए बच्चे, है ना? आपको अपना इस तरह से अपने आप को मोटिवेट रखना है कि हम 11 12 पढ़े हुए बच्चे, तो हमसे पूछ तो वो सब कुछ सकते हैं, ठीक है? ठीक है, हम क्लास में कराएंगे आपको सारी चीजें, नहीं पढ़ा आपने तो हम यहाँ बैठे बताने के लिए, पर एक आध क्वेश्चन ऊपर नीचे हो जाए तो इसलिए वो बुरा मत मानना है, ठीक है? चलो तो बच्चे बोल रहे बन भी गया था, वेरी गुड आदित्य। अब मैं क्वेश्चन दे रहा था आपको,
देखो ये क्वेश्चन है, 4 स्प्रिंग लगाई है मैंने यहाँ पे, स्प्रिंग कांस्टेंट सबका ही के है और बीच में कैपिटल है मास। दी गई सिचुएशन, दिए गए डायग्राम में ये इक्विलिब्रियम है, दिए गए डायग्राम में मास इक्विलिब्रियम में है, दिए गए डायग्राम में मास इक्विलिब्रियम में है। These two springs are in natural length, these two springs are in natural length, these two are elongated। दिए गए डायग्राम में सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, नीचे वाली 2 स्प्रिंग जो है वो अपनी नेचुरल लेंथ में है, ऊपर वाली 2 स्प्रिंग इलोंगेटेड स्टेट में है। ये दिया है आपको, ठीक है। मास को थोड़ा सा डिस्प्लेस करा वर्टिकल डायरेक्शन में और रिलीज कर दिया। m is displaced in vertical and released। Find time period of SHM। SHM का टाइम पीरियड बताना है। m को वर्टिकल में थोड़ा सा डिस्प्लेस करके रिलीज करा है, डिस्प्लेस स्लाइटली लिख देता हूं मैं छोटा सा, है ना। वैसे यहाँ स्लाइटली की जरूरत होती नहीं है, लिख दिया m is displaced slightly in vertical and released। Find time period of SHM। SHM का टाइम पीरियड क्या है, करो बताइए इसका आंसर। सर डाउनवर्ड डिस्प्लेस किया है। हाँ, वो कैसा भी करा वो सेम आएगा, आपकी इच्छा किधर भी मान सकते हो, ऊपर नीचे दोनों तरफ मान सकते हो। किसी भी डायरेक्शन में मान सकते हो। तो आंसर आ रहा है मेरे पास, वेरी गुड। अब यहाँ पर अगर ध्यान से देखें, ये दो स्प्रिंग आपस में पैरेलल में, इनके साथ ये दोनों आपस में सीरीज में है, पर इनका सीरीज कॉम्बिनेशन अपन कॉम्बिनेशन करते चलते हैं यहाँ पे, है ना। अगर अपन एक एक करके देखेंगे ना तो बहुत मुश्किल है, तो क्वेश्चन को छोटा करते चलो। 2 स्प्रिंग मुझे दिख रही सीरीज में, ये सीरीज कॉम्बिनेशन दिख रहा है, देखो सीरीज में क्या होता है 1/k इफेक्टिव 1/k1 + 1/k2 होता है, तो इनका 1/k आएगा 1/k1 + 1/k2, दोनों ये इक्वल है तो 2/k/2 हो जाएगा, बिल्कुल सही। यहाँ हो गया है k/2। फिर ये सब तो पैरेलल है आपस में, ये ऐसे साइड बाय साइड लगाओ ना, ये ऐसा लगाना, ये सब पैरेलल कहलाता है। पैरेलल में स्प्रिंग कांस्टेंट जुड़ जाता है, तो k + k + k/2 है ना। ये इफेक्टिव सिस्टम में जो आएगा, ऊपर आएगा k, एक और k, नीचे k/2, तो ये कितना हो गया, तो 5/2 क्या हो गया, बस टाइम पीरियड आ जाएगा 2π√1 m/k इफेक्टिव हो जाएगा 5k/2, तो ऊपर चला गया, ये आंसर। दिस शुड बी द टाइम पीरियड ऑफ SHM। स्प्रिंग्स का इफेक्टिव स्प्रिंग कांस्टेंट लगा दिया मैंने। आ रहा समझ में? यस सर। यस सर। वेरी गुड, है ना। तो ये थोड़ा सा सिंपल क्वेश्चन हो गया स्प्रिंग मास सिस्टम का, स्प्रिंग कांस्टेंट का इफेक्टिव वैल्यू यूज करना चाहिए। अब कभी-कभी ऐसा भी होता है, देखो क्वेश्चन में, ये तो आसान क्वेश्चन था सर, वो 5m/2 के नहीं हुआ सर, ऐसे बोलो रूट के अंदर हां 5m/2 के सर। 5 मुझे टाइम पीरियड का फार्मूला क्या होता है स्प्रिंग मास सिस्टम का, बोलो। m/k होता है ना, k आता है। यस सर। नीचे देता है ना, तो k की वैल्यू नीचे रख दो, तो ये सॉल्व करके ये तो आएगा। सही है सर। ठीक है, ओके चलो। यस सर। स्प्रिंग मास सिस्टम के अपन ने सारे आसान सिचुएशन देखी। अब कभी-कभी क्वेश्चंस में है ना, आप एससीबी भी देखोगे तो मैंने स्प्रिंग्स को, अभी मैंने जितना भी कॉम्बिनेशन करा सब में सीधी-सीधी कॉम्बिनेशन करा, स्प्रिंग्स को आड़ा टेढ़ा नहीं जोड़ा मैंने। ऐसा नहीं करा कि 2 स्प्रिंग्स की डायरेक्शन ही अलग है और उनको कनेक्ट करा है। ऐसे क्वेश्चन भी दिखेंगे आपको एससीबी में।
है ना। तो एक एससीबी का क्वेश्चन लेते हैं अपन, वो सॉल्व करते हैं। एससीबी का क्वेश्चन लेते हैं, वो सॉल्व करते हैं। यस सर। क्वेश्चन तो बहुत आसान है, पर बच्चों को पता नहीं क्यों टफ लगता है। देखो क्वेश्चन क्या है, एक मास है, एक स्प्रिंग यहां ऐसी वर्टिकल लगा दी थी और दो स्प्रिंग यहां पे ऐसे एंगल पे लगा दी इस तरह से। ठीक है, कितना कितना एंगल है वो भी दे दिया आपको। ये दे दिया आपको 45। चलो मैं वेरिएबल कर देता हूँ, थीटा कर देता हूँ, थीटा और थीटा, है ना। मेरे को वेरिएबल करना था, इसलिए थीटा थीटा कर दिया। ठीक है, तो ऐसा सिचुएशन बना दिया और स्प्रिंग्स के स्प्रिंग कांस्टेंट किए गए, सभी के स्प्रिंग कांस्टेंट किए गए। आप चाहो तो K1 K2 K3 ये सब भी ले सकते हो। फिलहाल मुझे थोड़ा आसान रखना है तो इसलिए K दे रहा हूं, पर आप इसको तीनों को अलग लेके भी ट्राई करना है एक बार, है ना। तीनों स्प्रिंग कांस्टेंट अलग है, K1 K2 K3 ये सब भी लेके कोशिश करना। ठीक है, इनिशियल मास है m और सिस्टम अभी ना नेचुरल, अपने तीनों स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में थी, ग्रेविटी नहीं है, ग्रेविटी नहीं देता मैं यहाँ पे। ये ग्रेविटी दे भी दूंगा तो कोई फर्क पड़ना ही है, फिलहाल मैं ग्रेविटी नहीं दे रहा हूँ, है ना, नो ग्रेविटी। तो स्प्रिंग मास सिस्टम में ग्रेविटी का असर होता नहीं है, ये अपन पहले देख चुके थे, तो ग्रेविटी मैंने दी नहीं यहाँ पर। ठीक है, ग्रेविटी फ्री स्पेस में रखा है। नाउ मास इज डिस्प्लेस्ड in vertical and released। ठीक है, उसको थोड़ा सा वर्टिकल डिस्प्लेस करा और छोड़ दिया। तो बताना है टाइम पीरियड t of SHM, बताओ टाइम पीरियड ऑफ SHM बताना। ठीक है, तो आपको 1 मिनट दे रहा हूं, एक बार कोशिश कर लो, फिर मैं बताऊंगा। 1 मिनट दे रहा हूं आपको, एक बार ट्राई कर लो। यहाँ पे ये मानना है कि स्मॉल अमाउंट से डिस्प्लेस करा है, मैं लिख देता हूं यहाँ पे displaced in vertical small amount से डिस्प्लेस करा है ना, ज्यादा नहीं डिस्प्लेस करा, उससे थोड़ा सा डिस्प्लेस करा है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन करो। अब यहाँ पे स्प्रिंग देखो ऐसे एंगल्स पे जुड़ी हुई है, तो ये सीरीज पैरेलल, हमने ऐसा कुछ पढ़ा ही नहीं है एंगल वाला केस, तो एंगल वाला केस दे दिया मैंने। अब करो इसको ट्राई। फिर ट्राई। आंसर भी आ रहा है मेरे पास। वेरी गुड। आंसर में थीटा आएगा बच्चों, इसका ध्यान रखना है ना।
चलो काफी बच्चों के आंसर्स आ गए हैं मेरे पास, तो अब मैं भी स्टार्ट करता हूँ सॉल्व करना। ध्यान दीजिएगा। सबसे पहली चीज यहाँ पर हमें ये सोचना पड़ेगा कि what will be the elongation of these springs which are at an angle when the mass is displaced by some distance। इस मास को x अमाउंट से सपोज डिस्प्लेस कर रहे हैं, मान लेते हैं इसे x अमाउंट से डिस्प्लेस कर रहे हैं, नीचे कर रहे हैं, ऐसा मान लिया। तो अगर मैं इसे नीचे x अमाउंट से डिस्प्लेस करूंगा तो ये वाली जो नीचे स्प्रिंग है इसमें तो साफ साफ क्लियर है कि ये नीचे आएगा मास तो x से कंप्रेस होगी, बट इनका क्या होगा, ये दोनों इलोंगेट होगी। कितना इलोंगेट होगी वो मुझे सोचना है, वो x नहीं होगा, वो x नहीं होगा। ठीक है, तो अगर मैं डायग्राम बनाऊं, मैंने मान लिया कि ये पुरानी स्प्रिंग से ब्लैक कलर की लाइंस के अलोंग थी, है ना, और ये ब्लैक कलर की लाइन वर्टिकल डायरेक्शन थी। मास यहां से यहां पहुंच गया, मैं मान के चल रहा हूं कि मास है ना वर्टिकल लाइन में ऐसा तो डिस्प्लेस हो गया, वो इस लाइन से इस लाइन पे आ गया, मतलब उसका x डिस्प्लेस होगा। अगर वो x डिस्प्लेस हुआ तो आप देखिए जो ब्लू वाली लाइन से इस तरह से हो जाएगी हमारी स्प्रिंग्स, इस तरह से हो जाना चाहिए हमारी स्प्रिंग्स। सही बात है क्या? यस सर। यस सर। Yes, sir. आ गया है मेरे पास, वेरी गुड। ठीक है, ब्लू वाली लाइन के अलोंग स्प्रिंग हो जाना चाहिए। अब मैं अगर x को छोटा रख रहा हूं, इफ x इज स्मॉल, अगर x छोटा है, इफ x इज स्मॉल, तो बताओ ये एंगल इनका ज्यादा बदला होगा क्या वर्टिकल से? वर्टिकल से इनका एंगल में ज्यादा चेंज हुआ होगा क्या? बताओ। नो सर। नो सर। सिंपल सी बात है, नहीं हुआ होगा ज्यादा चेंज, है ना। हमको डायग्राम से भी समझ में आ रहा है कि वर्टिकल से इनका एंगल लगभग वही आना चाहिए। तो मुझे समझ में आ रहा है कि ये एंगल अभी भी थीटा होना चाहिए, ये एंगल यहाँ थीटा होना चाहिए, ये वाला एंगल, है ना। अब ये जो साइड में डायग्राम बनाया मैंने, ये मैं पुरानी स्प्रिंग की पोजीशन दिखा रहा हूँ, नई स्प्रिंग की पोजीशन दिखा रहा हूँ और उनका डिस्प्लेसमेंट दिखा रहा हूँ। आप देखिए ये लेंथ इतनी बढ़ गई है, ये नई स्प्रिंग की जो लेंथ है, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करूं, अगर मैं फ्रॉम दिस पॉइंट एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करूं, इस पॉइंट से मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करा, सो दिस शुड बी द एलोंगेशन। ये होना चाहिए एलोंगेशन। क्यों होना चाहिए एलोंगेशन? बिकॉज़ यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करा तो दिस टू लेंथ्स आर नियरली आइडेंटिकल, दिस टू लेंथ्स आर नियरली आइडेंटिकल, तो ये होना चाहिए एलोंगेशन। दिस शुड बी द एलोंगेशन। आ रहा है क्या समझ में? यस सर। यस सर। ये होना चाहिए एलोंगेशन। और अगर किसी को इसमें दिक्कत लग रही है कि ये एलोंगेशन कैसे आ गया, तो उसके लिए मैं एक और सजेशन दे सकता हूँ। आपके लिए मैं एक और चीज बता सकता हूँ। पुरानी स्प्रिंग की जो लेंथ थी वो मान लो कि ये कुछ है L1 है, एलोंगेशन x था। आपको इन दोनों की डायरेक्शंस का एंगल पता है, इन दोनों की डायरेक्शन का एंगल पता है, मतलब जिसको दिक्कत लग रही है एलोंगेशन को ये एक्सेप्ट करने में, उसके लिए मैं सजेशन दे रहा हूँ कि आप मान लो कि ये लेंथ L थी, ठीक है, ये लेंथ x है ना, और आपको पता है कि L और इस x के बीच का एंगल क्या है। आपको वर्टिकल से यहाँ एंगल थीटा पता था, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। सो बाय ज्योमेट्री यू कैन कैलकुलेट दिस लेंथ। आपको ट्रायंगल की दो साइड पता है, उनका एंगल पता है, तो यू कैन इजीली कैलकुलेट द थर्ड लेंथ ऑफ द ट्रायंगल, थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल। यू नो ट्रिग्नोमेट्री, आप 11th में ट्रिग्नोमेट्री पढ़े हुए हो, तो आपको ये निकालते आता है, आपको मैथ्स में सिखाया है। सही बोल रहा हूँ क्या मैं? सिखाया मैथ्स में सब? यस सर। हाँ, एक बच्चे की आवाज आ रही है, बाकी को नहीं सिखाया? आया है सर। वर्षा बताओ। यस, सब बच्चे रिप्लाई कर रहे हैं, वेरी गुड। कॉस रूल, यस बिल्कुल सही, कॉस रूल। सो ये जो थीटा है, इफ दिस थीटा इज नोन टू यू, आप इजीली फिर मतलब थर्ड लेंथ निकाल सकते हो, और थर्ड लेंथ निकाल ली तो ये L और ये इसका डिफरेंस जो होगा, तो ये जो नई लेंथ आ गई और ये पुरानी लेंथ है, इनका डिफरेंस जो होगा, यही इलोंगेशन होना चाहिए, यही इलोंगेशन होना चाहिए, है ना। ये नई लेंथ जो भी है ट्रायंगल की तीसरी साइड की, ये निकालना माइनस L करना, तो उससे आपको इलोंगेशन मिल जाएगा। और वो इलोंगेशन में ये याद रखना कि x छोटा है तो अप्रोक्सीमेशन लगा देना उसमें, x छोटा है ये उसमें जो भी कंडीशन बने वो लगा देना, तो उससे आपको इलोंगेशन मिल जाएगा। आप जो इलोंगेशन निकालोगे मैं वो डायरेक्ट लिख रहा हूँ, मुझे पता है कि भाई यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो दिस टू लेंथ्स आर नियरली इक्वल बिकॉज़ दिस एंगल इज वेरी स्मॉल, बिकॉज़ दिस एंगल इज वेरी स्मॉल, तो ये दोनों लेंथ लगभग इक्वल आने वाली है, ये इक्वल आने वाली है, तो दिस शुड बी द इलोंगेशन। और इलोंगेशन क्या हो जाएगा फिर x का
cos theta component. X का cos theta component because this angle is theta. This is a hypotenuse. This is a right angle triangle. In right angle triangle, this is hypotenuse. This is theta. So this should be x cos theta. तो elongation मुझे दिख रहा है x cos theta. Elongation of the spring मुझे दिख रहा है x cos theta. Yes, sir. समझ आ रहा है सबको? देख लीजिए अच्छे से, यस सर। है ना? So elongation is x cos theta. मुझे elongation पता चल गया, इसका elongation x cos theta, इसका elongation x cos theta, और इसमें हुआ compression कितना अमाउंट से? x से। तो अब मुझे सब में फोर्सेस समझ में आ गए कितना होना चाहिए। तब मैं एफबीडी बना होगा ब्लॉक का, एफबीडी ऑफ ब्लॉक। सो मुझे समझ में आया कि जब मैं उसे नीचे डिस्प्लेस कर दूंगा, उसके बाद ये वाली स्प्रिंग x से कंप्रेस हुई है, तो ये kx का फोर्स लगाएगी, kx का फोर्स लगाएगी अपवर्ड डायरेक्शन में। ये दोनों स्प्रिंग में इलोंगेशन हुआ है कितना कितना x cos थीटा, तो इन दोनों के फोर्स आना चाहिए कितने, kx cos थीटा एंड इधर भी kx cos थीटा, या आना चाहिए किस एंगल पे आना चाहिए, वही वर्टिकल से एंगल वो लगभग थीटा ही था, अपन ने बात करी थी कि एंगल ज्यादा चेंज नहीं होना चाहिए, इसलिए इसको थीटा ही मान सकते हैं। सो अगर आप डायग्राम में ध्यान से देखें तो वर्टिकल में नेट फोर्स ऊपर की तरफ कितना आ जाएगा, ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन मान लेते हैं, नेट फोर्स ऊपर कितना आ रहा है बताओ, जल्दी बताओ। 2kx cos थीटा। 2kx आ रहा है नीचे और इन दोनों का ऊपर का कंपोनेंट 2kx नेट फोर्स शुड बी मास इनटू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आ गई, k/m, अंदर आ गया 1 + 2 cos स्क्वायर थीटा इनटू x। एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल आ गया डिस्प्लेसमेंट के, प्रोपोर्शनल आ गया, और एक्सेलरेशन किधर की तरफ करा था अपन ने, डिस्प्लेसमेंट किधर था इसका नीचे, और एक्सेलरेशन किधर आता है ऊपर, तो अपोजिट है। यस सर। बाकी बच्चे हैं कि नहीं क्लास में? यस सर। यस सर। Students, SHM is proved. SHM is proved. SHM प्रूव हो गया, ठीक है। और SHM प्रूव होता है तो बीच का जो चीज दिखती है ये ओमेगा स्क्वायर होता है, तो मुझे ओमेगा स्क्वायर या ओमेगा मिल गया, ओमेगा आ गया √k/m * 1 + 2 cos स्क्वायर थीटा। बस तो इससे टाइम पीरियड आ जाएगा 2π √m/k, k ये नीचे आ जाएगा 1 + 2 cos स्क्वायर थीटा। दिस शुड बी द टाइम पीरियड ऑफ द सिस्टम, ये टाइम पीरियड होना चाहिए सिस्टम का। देख लो अच्छे से, कुछ भी समस्या है तो बताओ, मैंने कैसे करा, कुछ भी क्लियर नहीं हो रहा है तो बताइए। सर ये एसएचएम प्रूव कैसे कर दिया आपने? सर हमने भी एक्सेलरेशन नीचे ही माना था ना। एक्सेलरेशन किधर है, दिख रहा है डायग्राम में किधर है? यस सर। फिर आप कैसे बोल रहे हो मैंने नीचे माना है? दिखा? सर मुझे कुछ समझ में नहीं आया। कौन कौन कहाँ से समझ नहीं आया बताओ, किस जगह से? सर आप ये जो कह रहे हो ना हैंस एसएचएम इज प्रूव्ड, तो सर ये बेसिकली सुनो, हमेशा क्या करते हैं हम, की बेसिक कंडीशन होती है वो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है यहाँ पर। आप ये ध्यान से देखो कि ये इक्वेशन क्या है, इधर है एक्सेलरेशन, उधर है डिस्प्लेसमेंट, बीच में ये कांस्टेंट्स, देख पा रहे हो? यस सर। ये एक्सेलरेशन, ये है डिस्प्लेसमेंट, और ये सब कांस्टेंट है, और एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल दिख रहा है डिस्प्लेसमेंट के, दिख रहा है ना, कांस्टेंट आ गया मतलब एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल है डिस्प्लेसमेंट के। यस सर। तो डिस्प्लेसमेंट नीचे था, एक्सेलरेशन ऊपर, तो डायरेक्शन अपोजिट है, दिख रहा है? Acceleration is proportional to displacement. Yes sir, got it. Opposite direction. तो एक तो एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल आ गया और अपोजिट डायरेक्शन में भी आ गया, तो यही तो कंडीशन होती थी एसएचएम की। यस सर। बस तो एसएचएम की बेसिक कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो गई, और वो सेटिस्फाई हो गई तो इसके आगे तो हमने पूरा थ्योरी पढ़ी हुई है कि जब a = -ω² हो तो इक्वेशन क्या आ जाती है, सब पढ़ा हुआ है अपन, समझे? चलो देख लो, कुछ भी समस्या हो रही है तो बताओ, कहीं भी कुछ चीज समझ नहीं आई तो
वर्षा को तो क्लियर, वेरी गुड। और क्या ये स्प्रिंग का इलॉन्गेशन निकालना समझ में आया? यस सर। है ना? अगर इसमें दिक्कत है कुछ तो आप है ना ये बताओ कोसाइन लॉ से, भैया ये दो लेंथ तुम्हें पता है, ये x पता है, ये l पता है, तो ये लेंथ कितनी आएंगी टोटल? जल्दी बताओ, कोसाइन लॉ बताओ, चलो जल्दी बोलो। मैं आपको प्रूव कर देता हूँ कि इलॉन्गेशन यही आएगा, मैं प्रूव कर देता हूँ, है ना? तो बताओ कोसाइन लॉ से बताओ ये थर्ड लेंथ क्या आएगी? मेरे पास पूरा दिन नहीं है, आज ही बताना है। कोसाइन लॉ ट्रिग्नोमेट्री हो गया मैथ्स में अभी? ट्रिग्नोमेट्री हो गया क्या मैथ्स में अभी? यस सर। तो फिर कोसाइन लॉ क्यों नहीं बोल रहे हो यार? कोसाइन लॉ क्यों नहीं बोल रहे हो, जल्दी बोलो। सर cos A is equal to B square plus C square minus A square b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, आगे upon 2BC. अपन टू BC। यस सर। कितना समय लगाया है बोलने में यार, मतलब पाठक सर ने पढ़ाया ना, उनको बताओ मैं ऐसा करा आपने? हाँ सर SOT नहीं पढ़ा है अभी, सिर्फ इक्वेशंस पढ़ा है. अच्छा कोई बात नहीं, चलो एसओटी नहीं पढ़ाया, पर ये तो पढ़ा होना चाहिए 11th में हमने, है ना? यस सर, पढ़ा था ना। हाँ अरे देखो सभी बच्चे सुन लो अच्छे से, जो भी पढ़ी हुई चीजें 11th 12th की वो हमको फॉर्मूलेस याद होने चाहिए, ठीक है? चाहे आपको अभी पढ़ाया है या नहीं पढ़ा है, एटलीस्ट फॉर्मूलेस तो आपको याद होने चाहिए। नहीं याद है अगर बेसिक बेसिक जो फॉर्मूले होते हैं कम से कम बहुत सारे याद, बेसिक बेसिक फॉर्मूले याद रखो। ये थोड़ा सा स्पेशल हो जाता है कोसाइन फॉर्मूला, ये मुश्किल होता है याद रखना, ये याद नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कम से कम बेसिक बेसिक सारी चीजें याद रखो, ठीक है? चलेगा, ये याद नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, पढ़ लोगे तब याद हो जाएगा। तो अब बताओ ये वाला जो एंगल है इसको मान लेते हैं ए है, ये हो जाएगा पाई माइनस थीटा, दिस विल बी पाई माइनस थीटा, ठीक है? दिस शुड बी पाई माइनस थीटा, इसको ए मान लेते हैं, है ना? ये एंगल को कैपिटल ए मान लेते हैं, इसके सामने की साइड स्मॉल है और साइड्स वाली साइड बी और सी ले लो। तो मुझे क्या क्या पता है, बीसी पता है और मुझे ए निकालना है, और ये cos ऑफ क्या हो गया पाई माइनस थीटा इक्वल टू बी स्क्वायर, बी इज एल, सी स्क्वायर, सी कितना है x, ए मुझे निकालना है डिवाइड बाय 2b इनटू सी, एल इक्वल्स, ठीक है? ये हो जाएगा, मुझे वो ए ढूंढना है ना? ये cos पाई माइनस थीटा कितना होता है? माइनस कॉस थीटा। इधर ऊपर लेकर जाते हैं तो माइनस 2ls cos थीटा इज इक्वल टू l स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, तो a स्क्वायर की वैल्यू आ गई l स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस 2ls cos थीटा। ये मेरे पास a स्क्वायर की वैल्यू मिल गई, या a की वैल्यू मिल गई इसका रूट लेके, ठीक है? a की वैल्यू मिल गई इसका रूट लेके, रूट को मैं पावर हाफ कर देता हूं। अब मुझे सर वो प्लस आएगा ना? यहाँ पर यस सर, वो प्लस आएगा, प्लस 2LX cos थीटा। इधर प्लस हो जाएगा, चलो अब ये हो गया है ना? तो a की वैल्यू आ गई। अब मुझे a तो चाहिए नहीं था, मुझे a माइनस l, मुझे एलोंगेशन चाहिए, वो a माइनस l था, तो एलोंगेशन इज a माइनस l, तो a में से l सब्ट्रैक्ट करो। अब a के अंदर तो कोई बड़ा सा एक्सप्रेशन दिख रहा है ना? तो बड़े से एक्सप्रेशन को पहले छोटा करना पड़ेगा, इसको छोटा करने के लिए देखो l स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, तो ये x स्क्वायर को निग्लेक्ट कर सकते हो इन टर्म्स ऑफ इन कंपैरिजन टू l स्क्वायर, l स्क्वायर के कंपेयर में छोटा होगा, इसे आप निग्लेक्ट कर सकते हो, समझ में आ रहा है? या अभी मत करो, बाद में इकट्ठा निग्लेक्ट कर लेना, चलो रुक जाओ, अभी मत करो, बाद में इकट्ठा कर लेना, है ना? तो थोड़ा सा स्क्रीन बना दो, क्वेश्चन का डायग्राम हटा के। तो इलोंगेशन वाज a माइनस l, इलोंगेशन को कुछ बोल देते हैं अपन, चलो एप्सिलॉन बोल देते हैं, सो एप्सिलॉन शुड बी इक्वल टू a माइनस l, और a क्या था? रूट ओवर l स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस 2lx cos थीटा की पावर हाफ माइनस l, ये था। पूरे में से l कॉमन ले लेते, पूरे में से l कॉमन ले लेते,
ठीक है, पूरे एक्सप्रेशन में से मैं एल कॉमन लेता हूं। अंदर यहाँ पावर हाफ है, अंदर से एल स्क्वायर गया तो क्या बचेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2lx cos थीटा बाय एल स्क्वायर। चाहो तो इसको एल स्क्वायर डिवाइड कर दो, एल स्क्वायर इसमें और एल स्क्वायर नीचे, इसकी पावर हाफ माइनस 1। ये एल कॉमन हो गया, यहाँ पे तो 1 बचा और इस पूरे में से अंदर से एल स्क्वायर ले लिया मैंने तो बाहर उसका रूट एल आ गया। देखो यही आएगा, यस सर। देखते जाओ अच्छे से, है ना। अब एक्स स्क्वायर और 2lx cos थीटा ये सब छोटे हैं क्योंकि x बहुत छोटा है, तो ये पूरा जो न्यूमरेटर है वो स्मॉल है, डिनोमिनेटर में एल स्क्वायर बड़ा है। न्यूमरेटर बहुत छोटा है, डिनोमिनेटर बहुत बड़ा है। दिस नंबर इज गोइंग टू बी वेरी स्मॉल, दिस होल नंबर इज गोइंग टू बी वेरी स्मॉल। एम आई राइट? यस सर। तो नंबर अगर छोटा हो तो 1 प्लस सम स्मॉल नंबर की कुछ पावर हो तो पावर अपन आगे लगा सकते हैं बाय बायनोमियल अप्रोक्सीमेशन। हां, Yes, यस sir. सर। बायनोमियल अप्रोक्सीमेशन, बाय बायनोमियल अप्रोक्सीमेशन क्या कर सकता हूं मैं? मेरे पास लिखा हो 1 प्लस अ स्मॉल नंबर, सपोज s लिखा है स्मॉल नंबर की पावर n है, तो इसे मैं लिख सकता हूं 1 प्लस n into s where s is less than 1। मेरे पास यस सर। स्मॉल नंबर लिखा हो 1 प्लस n स्मॉल नंबर लिखा हो उसकी पावर n, तो उसे लिख सकता हूं 1 प्लस ns जब s बहुत छोटा हो 1 से, तो ये नंबर 1 से छोटा आएगा कुछ, तो मैं यहां पर बायनोमियल अप्रोक्सीमेशन लगा सकता हूं, तो लगा देते हैं। तो इलोंगेशन एप्सिलॉन वो हो गया l into, यहां पे पावर हाफ आ गई है 1 प्लस हाफ into या Yes, sir. x स्क्वायर प्लस 2lx cos थीटा डिवाइड बाय l स्क्वायर माइनस 1। मैंने हाफ पावर इसमें आगे लगा दी, ये आ गया। देखो 1 से 1 कैंसिल हो रहा है, 1 से 1 कैंसिल हो रहा है। दिस x स्क्वायर इज गोइंग टू बी वेरी स्मॉल, ये 2lx cos थीटा से भी बहुत छोटा होगा, x स्क्वायर इससे भी बहुत छोटा होगा क्योंकि x बहुत छोटा है और उसका भी स्क्वायर करा है। किसी छोटे से नंबर को स्क्वायर कर दो तो वो और भी छोटा हो जाता है। यस सर। 0.02 is a small number and square of 0.02 is 0.0004। सही है क्या? Square of a small number is going to be very small। Yes, sir. Okay, so this x square is very small, तो इसे आप इसके कंपेयर में निगलेक्ट कर सकते हो। मैं वो ऊपर ही लिख दे रहा हूं यहाँ पर 2lx cos थीटा प्लस x स्क्वायर नियरली इक्वल टू 2lx cos थीटा। मैं x स्क्वायर को निगलेक्ट कर रहा हूं, तो इसको निगलेक्ट कर दिया, फिर हमारे पास जो बचा ये 1 से 1 कैंसिल हो गया था, तो एप्सिलॉन आ गया मेरे पास l into हाफ और into कैंसिल हो गया, ऊपर एक l से एक नीचे l कैंसिल हो गया, तो x by l cos थीटा बचेगा। ये हाफ का into कैंसिल हुआ, एक Yes, l sir. कैंसिल हुआ, l अंदर मल्टीप्लाई करो तो क्या आ गया x cos थीटा आया। क्या है समझ में आया कि एलोंगेशन x cos थीटा आ रहा है? Yes, sir. पहले लिख चुका था, ठीक है। तो ये मैंने क्यों प्रूव करा, क्योंकि आपको एक बार में प्रूव करके बताना चाह रहा था। तो मुझे कई जगह जरूरत पड़ती है ऐसे करने की, फिजिक्स में मैं कई जगह ऐसा करूंगा कि दो साइड दो लाइन से जो बहुत क्लोज है तो उसमें उनका डिफरेंस जो निकालना है वो इस तरीके से निकालूंगा कई बार फिजिक्स में, तो आपको हमेशा कोई दिक्कत नहीं आई। इसलिए मैंने एक बार आपको प्रूव कर दिया बाय बायनोमियल अप्रोक्सीमेशन। अब अगली बार आपको हमेशा याद होना चाहिए कि कैसे आता है इन दो लाइन का डिफरेंस जो बहुत क्लोज है, कैसे निकालूंगा आपको हमेशा याद होना चाहिए। क्लियर? Yes, sir. सुमित पूछ रहा है इससे अच्छा तो डायरेक्ट है। अरे डायरेक्ट तो इससे अच्छा ही है हमेशा, वो पर कई बार लोगों को दिक्कत देता है ना, मतलब ये मैंने बोला ना कि इसका ये कंपोनेंट इलोंगेशन होगा, ये कई लोगों को दिखता है नहीं, डायरेक्ट समझ नहीं आता कि अच्छा ये इलोंगेशन क्यों है, तो मैंने प्रूव भी कर दिया दूसरे तरीके से, समझे? यस सर। हाँ, उनको देखो आपको सारे तरीके आना चाहिए, हमेशा आपको सारे तरीके आना चाहिए, ठीक है। आप लोग आईआईटी जेईई के लिए पढ़ रहे हो, आईआईटी जेईई एडवांस के लिए आपको ना हर चीज आना चाहिए, कोई भी क्वेश्चन का एक तरीके से काम नहीं चलेगा, उसके सारे तरीके अच्छे से आना चाहिए। हर तरीके की कुछ खासियत होती है, कुछ खराबी होती है, कुछ खासियत कैसी जगह लग जाए हमें नहीं पता, इसलिए हमको हर चीज आना चाहिए। चलो यस सर।
ओके बच्चों, सो आज अपन एसएचएम डायनामिक्स से कुछ क्वेश्चंस करें। अपना टाइम हो रहा है तो अपन एक काम करते हैं, रुकते हैं। डायनामिक्स अभी पूरा नहीं हुआ है, मैंने अभी आज आपको स्प्रिंग मास सिस्टम तक ही पढ़ाया है। अब मुझे आपको रॉड के एसएचएम कराना है, एंगुलर एसएचएम जो रॉड के होंगे वहां वो वाले क्वेश्चंस कराना है। फिर मुझे आपको कंपाउंड पेंडुलम बताना है, टॉर्शनल पेंडुलम क्या होता है वो बताना है। फिर जीपीएम के केसेस में भी एसएचएम इंसर्ट कर सकते हैं अपन। एसएचएम तो ऐसा टॉपिक है जिसे कई पूरे फिजिक्स में लगा सकते हैं, हर जगह एसएचएम घुसा सकते हैं अपन। जैसे अभी आपका शायद वो हो चुका है पूरा रोटेशन, हो गया क्या पूरा? यस सर, Yes, sir. ऑलमोस्ट थोड़ा सा